बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत की जानिब से इमरान खान समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो केस की समाअत जो कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी करेगी। इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं PTI से सरबलंद साहब और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है आदिल फारूकी साहब। खुश आमदीद कहूँगी, कैसे आप लोग खैरियत से हैं? सर, पहले तो आपसे हम स्टार्ट करते हैं। नोटिस जारी हो गए तमाम फ़रीक़ैन को, क्या कहेंगे इस हवाले से? समाअत आज होगी। बहुत शुक्रिया आपका निदा। नोटिस तो जारी हो गई, चूँकि ये गवर्नमेंट की इस वक्त की जो स्ट्रेटजी है वो यही है। पिछले आप 6 महीने से देख ले, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद केस झूठे दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से, FIA की जानिब से, अगर जज साहिबा के ख़िलाफ़ कोई अगर बयान एक गया था उस पर भी FIR कटी और उस पर हमने खान साहब ने माफ़ी भी मांगी, उनसे माज़रत भी कर ली कि कोई बयान इनको आकर बुरा लगा है तो हम माज़रत ख्वाह हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इन सारी चीज़ों को तूल देने का मकसद यही है कि इमरान खान साहब को तंग किया जाए, उनको परेशान किया जाए, चूँकि वो अहम इशूज़ जिस पर आवाम के मसाइल हैं उससे उनकी तवज्जो हटे। अच्छा सर, साहब मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी। आपने कहा कि झूठ की बुनियाद पे केसेस बनाएगा, लेकिन फिर खान साहब माफ़ी मांगते हैं, तो मतलब अगर झूठे थे तो माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? वो एक बयानिया था जो जज साहिबा, चूँकि देखें निदा, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है। जब इज़्ज़त नफ्स इंसान की मजरू हो, मेरा कहने का मतलब है कि जब जो हमारे शहबाज गिल साहब थे, उनको बरहना करने के हवाले से वो ख़बरें सब आपको उन्होंने ख़ुद एडमिट किया। फिर आज़म खान स्वाति साहब को आप देख लें, तो खान साहब भी एक लीडर हैं और वो हमारे पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अगर हमारे पार्टी से ताल्लुक़ नहीं भी रखते तो कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान किसी के साथ अगर इस तरह का अमल हो तो एक इंसानी जज्बात होते हैं, उस जज्बात में उनको ज़मानत भी नहीं दे रहे, उनको कस्टडी में रख कर उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। रियासत जो है अगर इस तरह इक़दाम करेगी कि आम कॉमन इंसान के साथ, फिर जो पार्टी का इतना बड़ा अहदेदार हो उसके साथ भी ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रियासत को कमज़ोर करने वाली बात है। इमरान खान का जो रद्द अमल था वो एक इंसानी हमदर्दी के नाते था और वो जज्बात में आके उन्होंने ये बात की और फिर उससे माजरत कर ली। तो थोड़ा सा काबू में रखा जाता है ना। नहीं ना, आप मुझे बताएं, जब इंसान के इज़्ज़त नफ्स के साथ इस तरह का मामला हो, अब उसके साथ उसको नंगा कर दिया जाए, उसके साथ इस तरह की हरकतें की जाए, देखो ये काबिल बयान भी नहीं है कैमरे पे जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात अगर छिड़ गई है तो मजबूरी है कि इस तरह का अमल उसके साथ किया गया कि वो बात जब इमरान खान तक पहुंची तो उनको जमानत नहीं दी जा रही थी। अब जज साहिबा से वो कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट कर रहे, खान साहब ने कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आप इनको ज़मानत दे दे ताकि वो अपना केस की पैरवी करेगा वो। और केस क्या था उसके ऊपर? कोई ट्वीट कर ली, कोई बयान दे दिया, तो भाई अगर दे दिया तो उसके खिलाफ केस करें, प्रूफ करें, वो अपने केस तो लड़े। आपने उसको बरगना किया, उसके बाद आज़म खान स्वाति साहब के साथ क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले आज़म खान स्वाति को गिरफ़्तार किया था, उसके साथ जो किया गया, उसको बच्चों के सामने मारा गया, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस बनाई गई, और उसके बाद अभी दोबारा परसों तरसों उनको गिरफ़्तार किया। जब मैं इस्लामाबाद था, मैं आ रहा था, तो वो नेक्स्ट डे उसको गिरफ़्तार किया और उस पर क्या था मुकदमा, वही मुकदमात थे। भाई आपने बयानात दे दिए, भाई बयान उसने दिया है अपनी, वो एक उसके साथ जो हुआ है वो अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट रोज़ जाके पेश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ इंसाफ हो जाए। अब कोई भी इंसान रियासत, आइन और कानून से बालातर नहीं है। यानी कि अगर कोई जज है या कोई ब्यूरोक्रेट से, जनरल है, कर्नल है या कोई भी बड़ा ऑफिसर है, वो किसी इंसान के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता पर्सनल आके। उसके भी हुकूक है, उसके भी हुकूक है, दोनों के हुकूक मसावी हैं आइन और कानून के सामने। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद पेश हो सकते हैं किसी अदालत में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल है कि इतने सारे एज ए मुस्लिम, ऐसे हम पाकिस्तानी आइन और कानून के नीचे अगर सब नहीं आएंगे, कानून के ताबे नहीं होंगे, इंसाफ मसावी नहीं होगा, इस तरह के हरकत ये पार्टी और सब चीज़ों से बालातर है। ये इसमें हमें सबको, मीडिया को, तमाम पार्टीज़ को, तमाम सिविल सोसाइटी को इस बात पे यकजा होकर, एक ज़बान होकर, इस तरह के जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी काबिल मज़म्मत है, लेकिन इस तरह के अगर कोई बयान दे दे, उसको उठा के नंगा किया जाए, उसकी वीडियोज़ बना के उसके फैमिलीज़ को भेजा जाए। कल हमारी कमल शोजब साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी भी कोई वीडियो उसकी बेटी को भेजी है रात को 3-4 बजे,
और इस तरह की फेक वीडियो बना बना के ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सर माशरा हम आपके किस पास तरफ कुछ लेके सबूत जा है कि रहे हैं? इन्होंने ही वो वीडियोस बनाई हैं? देखिए वो तो जाहिर है, जब आप जिसके पास गई हैं वो तो खुद नहीं बना रहा ना, कौन बना रहा है? सही। ये सब चीज, उसको फोन आ रहे हैं, धमकी आ रही है उनको, तो वो सब उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बता दी हैं। पहले तो जमील फारूकी को आप देख लें, अरशद शरीफ को देख लें, वो किस ठीक। तरह का जी उनके साथ क्या वाकया हुआ। जी। आप ठीक। सारी दुनिया के सामने जाते जाते जो उसने अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जिन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ात का उनको इजहार किया, पाकिस्तान से उसे किसने उसको जाने पे मजबूर किया, वो जब वहाँ दुबई गए, दुबई से फिर किसने उनको केनिया वगैरह सर, ये जाने तो आपके मजबूर अपने किया। मिनिस्टर को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि फैसल पाउडर नहीं खाता, वो उनके साथ लास्ट टाइम तक उनके फैसल साथ वाडा कांटेक्ट तो में थे। हमारा हिस्सा अब नहीं रहे ना, तो वो चूंकि जिसके बंदे थे पहले तो थे उनके सर, बंदे जब थे तो बाद में थे। नहीं रहे, पहले थे देखिए हिस्सा। ये सारी वफादारियां आपको पता है कहाँ से चेंज हो रही है, कहाँ कौन उनको किसको चला रहा है। अब वो भी अभी भी कहते हैं इमरान खान की तरह कोई लीडर है नहीं पाकिस्तान में, चूंकि वो दाएं बाएं के कुछ लोग हैं जिन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वो कहानी कर रहे हैं और वो उनकी दिफा में आ गए जिनके वो वफादार हैं, बाकी और कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है जी। आदिल फारूकी से भी उनके राय जानते हैं, आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने सरबुलंद भाई ने कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो आइन और कानून से बालातर कोई भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। बेशक। और ये खान साहब का बयानिया रहा है शुरू से कि इस मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, अमीर और गरीब दोनों के लिए। जी। तो हम जब इनको ये बातें कहते थे, तो जब ये इक़्तिदार में थे उस वक्त इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। आज ये जिस तशद्दुद की बात कर रहे हैं, आज जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज ये जिन केसेस की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो नैब के साथ गठजोड़ करके FIA सारे लोग, इन्होंने साफ़ियों पे केसेस नहीं बनाए। इन्होंने क्या अपने दौर में पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज़ नहीं किया? हमने तो कोई सियासी केस नहीं बनाया। इस दौरे हुकूमत के अंदर भी जब हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी वफाक के अंदर, तो हमारे चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा थे। आज भी हम देखें कि कोई इस तरह हमने किसी को सियासी कैदी बना के नहीं रखा हुआ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ये किया, बल्कि इस मुल्क में अगर एहतसाब हुआ है किसी जमात का तो वाहिद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप देखें हमारे केसेस जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कितना इन्होंने जो है वो तकलीफ़ दी उस दौर के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को लेके वो जेल में जाती थी। फिर ये तशद्दुद की आज बात करते हैं, उस वक्त इवन के आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ुबान काटी गई जेल में, और किस यानी 3rd डिग्री टॉर्चर होता रहा हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ। तो हम तो उस वक्त भी मजम्मत कर रहे थे, उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो अपना एक सियासी जिसका मंशूर है वो लेकर आए, अवाम के साथ रखे, और जमहूरियत पे बेहतरीन इंतकाम है। हमने क्यों कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज? वो यही है कि आप अवाम में जाएं और वो फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल ठीक कहना चाहिए दिल साहब। अभी सरवरन साहब ने कहा कि झूठे केसेस बनाए गए, झूठे मुकदमात बना के उनको मतलब गलत तरीके से उनको पेश किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि झूठे केसेस बनाए थे, मतलब खान साहब फिर माफ़ी किस चीज़ की मांगते हैं? देखें जी, झूठे केस हैं या सच्चे केस हैं, हमने केसेस का सामना किया ना। हमने अदलिया को ललकारा तो नहीं, हमने जजों को स्टेज पे खड़े होकर गालियां तो नहीं दी। हालांकि सबसे ज़्यादा फेक केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत और वर्कर्स के ख़िलाफ़ बनाए गए, लेकिन थ्रू प्रॉपर एक जो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, हमने उसके थ्रू उनको फेस किया जाके केसेस को, और हम एक अपने आप को एक प्रोसेस से हमने क्लियर कराया, जो एक तरीक़ाकार होता है। हम अदालतों में पेश भी होते रहे, हमने ज़मानतें कराई। हालांकि हमारे साथ ऐसा भी हुआ, वो भी एक अलग अदालती एक तारीख है जो हमारे साथ हुआ, हमें ज़मानतें नहीं मिलती थी, हमारे केसेस नहीं चलते थे, डिलेइंग टैक्सेस, सारे हर किस्म का रियासती जबर हमने फेस किया। उसके बावजूद भी हमने कभी ये नहीं कहा कि जी ये जो है हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो दूसरे किसी के साथ भी होना चाहिए, या हमारे ख़िलाफ़ उस वक्त झूठे केसेस बनाए गए थे तो आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी बनाए जाए। हमने कभी ये नहीं कहा। इन्होंने एक तौहीन अदालत की, ज़ाहिर आप पूरी दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा खड़े होके एक मुअज़्ज़ज़ अदालत की जज को आपने, मतलब आपका ये तरीका तो नहीं है ना। अगर कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कोर्ट में जाके थ्रू वकील जाके वो जज के सामने ये बात करता है जी मेरिट के ऊपर आप बेल दें या ना दें। ऐसा थोड़ी है कि जलसों में खड़े होकर आप ललकारें
जजेस को, और उसके बाद फिर जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप कहें ये झूठे केसेस हैं। ये झूठे बिल्कुल, केसेस इस तरह नहीं से है। इदारों के खिलाफ बातें करना, मतलब देखिए ना, पर्सनल होना, सियासी जमातों मैं के ये साथ, कह रहा मतलब हूँ कि ये ये जितने तरीक़ेकार से नहीं लोग हैं, होना ये चाहिए था। जितने लोग हैं आज भाई, इन्होंने शहबाज गिल साहब की बात की, मैं मजम्मत करता हूँ उनके आज़म स्वाति साहब की उनके बात की। ऊपर जो तशद्दुद हुआ, मैं मजम्मत करता हूँ। आज़म स्वाति साहब बुजुर्ग आदमी है, नहीं होना जी चाहिए। जी। लेकिन आप इनके 3 साल पहले के बयानात उठा के देखें ना, यही लोग इन्हीं को डिफेंड कर रहे थे आके बैठ के। ये इसी तरह की बात है। मैंने एक वीडियो देखी आज़म स्वाति की, उसमें जो है वो मरियम नवाज़ के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो वीडियोस की बातें कर रही है वो सब झूठ है, फ्रॉड है, अदारे ऐसा काम नहीं करते। आज फिर आप खुद खड़े हो के अगर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं। हमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम से कम हमें इस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का गलत काम होता है किसी भी सियासी वर्कर के ख़िलाफ़, लीडरशिप के ख़िलाफ़, उस वक्त हमें एक पेज पे होना चाहिए। सही। तो जब हम इक़्तिदार में हो, ये चीज़ें हमें नज़र ना आए और फिर अपोजिशन में जाके हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर इस तरह की बातें करें तो फिर आवाम भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप कितना इत्तेफाक करते हैं सर मैं तो फारूकी साहब के देखें, दावे से? हमने हमारे दौर में निदा एक केस भी नहीं बना, और जो केसेस पीपल्स पार्टी में बने वो सब नवाज शरीफ के दौर में बने, क्योंकि अच्छा। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं लड़काना, कराची, पेशावर, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा और मैं इनसे के पेट को फाड़ के पैसा निकाल के मैं आवाम के ख़जाने में डालूंगा, और ये वो जो भी बातें आपने स्टेटमेंट लूटा हुआ पैसा तो खान साहब भी कहते थे मैं मुल्क में लेकर आऊँगा। तो पैसा लेकर आए हम। हमारे दौर में रिजर्व बड़े थे, इनके दौर में कम हुए। हमारे दौर में अच्छा। सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव थी। इन्होंने कल एक जियो न्यूज़ की कल जो है वो हेडलाइन थी कि हमारे दौर में 10.2% जो है वो जो परसेंट था वो हमारे ग्रोथ रेट तो ज़्यादा थी बिजनेस फोरम के हवाले से, और आज -4 है। 6 मंथ की ये कहानी है, जो ये इनकी हुकूमत की कहानी है। और ये अभी इन्होंने LCs बंद की हैं, जो बैरूनी मुल्क से जो भी असाइनमेंट वगैरह, जो कंसाइनमेंट वगैरह आती जी है, वो जी। जो पैसे होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने अभी गूगल की, मैं आ रहा था गूगल की कहानी पता लगा, गूगल बंद हो गया है। प्ले स्टोर जिससे वो जो एप्लीकेशन ऐप्स जो होती है वो सारी बंद हो नहीं, अब गई हैं। बहाल हो गया है वो। अब अब खबरें बहाल हो में गया। अबरी खबरें आ रही थी कि पैसे न देने की वजह से गूगल ने बंद कर दिया। नहीं, अब तो क्योंकि रात तक मेरे पास जो ये इत्तलात आई सारी थी वो अब बहाल हो चुका है। अब वो आर्टिफिशियल चीज़ें चलता ये रहेगा। अभी कर रहे हैं इस अकदार। और ये मुल्क को देखो, जब ये जाएंगे ना तो एकदम क्लेश आएगा, एकदम एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर उसको भरने के लिए आने वाली हुकूमत के लिए बहुत सारे इकदाम ऐसे करने पड़ेंगे जो गैर मकबूल होते हैं। तो ये जो हुकूमत है ये इस वक्त सिर्फ दिखावे के तौर पे ये चीज़ें कर रही हो, लेकिन कोई चीज़ इनके उसमें बस में नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए तो गुजारा नामुमकिन हो गया है। सुबह और शाम कल के लिए मसले मसाइल हो गए हैं। गैस का इतना बड़ा इशू बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान में गैस नापेद हो गई है। अब जो सुबह लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नाश्ता उनके लिए नहीं है, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और शाम को आओ तो गैस नहीं है, तो गैस नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिक का फिर एक इस सर्दी में भी जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है। आप पेट्रोल प्राइस देख लें, पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइस कम हुए, आप उसके बावजूद इन्होंने 1 रुपये भी कम नहीं किया। उन दो चीज़ों में कम किया जिस पे गाड़ियाँ नहीं चलती, जैसे हाई स्पीड है और पेट्रोल है, वो दोनों नहीं बढ़ाए, उन्होंने कम नहीं किए। जबकि 5 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त पेट्रोल प्राइस है पूरी दुनिया में। तो PDM की हुकूमत के पास तो करने के लिए न तो कोई विजन है, न कोई सलाहियत है। ये सिर्फ एक मजमू है बादशाहत का, एक छोटा बादशाह, एक बड़ा बादशाह, एक प्राइम मिनिस्टर, एक CM, एक PM, इस तरह करके सारी चीज़ें बांट देते हैं। फौज को इन्होंने हुकूमत पिछले, अगर आप हमारी 1947 से लेकर आज तक की सारी तारीख उठा के देख लें, उसमें नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, इन्होंने भी फौज के ही कंधों पर आकर फौज की ही छतरी तले इन्होंने हुकूमत की। इसलिए इनकी हुकूमत 2-2 साल 3-3 साल से ज़्यादा नहीं चली। ये जो आप चली है 2008 से 13 इनको दिया गया था, वो भी मोहतरमा की एक बहुत बड़ी कुर्बानी हुई, उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई। और ख़ुद ये आप सब दुनिया एडमिट करती है कि भाई ये जो लोग हैं ये करप्ट हैं और एक ऑनेस्ट क़यादत की ज़रूरत है। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, वो ये हम नहीं, हमारे मुखालफिन भी कहते हैं कि हमारा कोई स्कीम नहीं है, कोई हमारे पर कोई करप्शन के चार्ज नहीं। इमरान खान के बयान के ऊपर FIR कर सकती है, इमरान खान के किसी और इशूज़ पे कर सकती है, कोई अमल रद्द-अमल पे हो सकता है, लेकिन कोई करप्शन का कोई केस नहीं है। ना इमरान खान के ऊपर है, ना हमारी वज़रा के ऊपर है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे CMs हैं। तो ये सब झूठी कहानी बनाते हैं। तोशा खाना, अब तोशा खाना क्या है? तोशा खाना
1947 से अब तक तमाम जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं जो रियासत के हुक्मरान थे उन सबको मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मिलता है, सबको मिलते हैं। बिल्कुल मिलता है। नवाज शरीफ को 70+ मिले हैं, जरदारी को या उनके जो भी हैं 100+ उनको भी मिले, 150 मोहतरमा को भी मिली, वो सारी रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें। तो वो तोशा खाने के वो चीज़ें कहाँ गई जो तोहफे मिले? 20% उस टाइम पे पैसे पे करके वो तोशा खाने का तहफ़ वो खुद लेते थे। अब सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया गया कि भाई इसने वो घड़ी लेके बेची, तो उनसे पहले जिन लोगों ने ली थी उन्होंने क्या किया था? बनता है जब उन्होंने 50% 25 से 50% पे किया था तोशा खाना के जो थे रेट, तो उस पे उन्होंने मतलब 25% क्यों पे किया? और चले पे कर भी दिया, चले ठीक है वो हम एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको इस तरह से किसी की मुल्क का दिया हुआ तोहफा नहीं बेचना चाहिए था ना। तो अगर नहीं बेचना चाहिए तो नवाज शरीफ और जरदारी और उनसे पहले लोगों ने क्या किया? गाड़ियां ले लेके उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं आज अगर हमारे खिलाफ इंक्वायरी होती हम तो दिखाने रहते यार ये सब चीजें हमारे पास अखलाकी इस तरह के इकदार थे नहीं ना। अब तो आ गए, अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सवाल कर रहा है। आप देखें गिलानी साहब की मिसेज ने स्विट्जरलैंड की कोई मिसेज कोई आई थी, कोई किसी मुल्क की वो थी, उन्होंने हार दे दिया था सैलाब जदगान के लिए। वो हार कहाँ गया? वो सवाल है ना सारे। और फिर वो जो जितने भी इनको तहफ़ मिले थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट, इनको मिले थे, तमाम जो रियासत के हेड गुजरे हैं, 1000 से ज़्यादा शौकत अजीज़ साहब के उनको जो तो हमारे मुशर्रफ के दौर में थे उनको मिले। तो इन सारों का एहतसाब तो होना चाहिए ना। अब एक बंदे को टारगेट कर लिया, जो आपके कानून और रियासत इजाज़त दे रहे हैं ना आपको, आपके चैनल है, अगर आपको ये इजाज़त है कि आपको कोई तोहफा मिलता है, आप चैनल के 20% जमा करके, वो आपकी मिल्कियत होती है। अब आपके पास ज़रिए मैश कोई है नहीं, आपने वो बेच के अपने लिए जो भी रोड बना लिए, जो अपनी ज़ाती जो इनकम थे वो आपने कर लिए, वो आपको इजाज़त है। चोरी तो नहीं की है ना, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। हमारे पास 4 हुकूमतें हैं इस वक्त, KP में, अपना गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और पंजाब में। अगर करप्शन करना चाहें तो क्या कमी है? लेकिन चूँकि हमारी जमात करप्शन के एंटी करप्शन जमात है, हम तो करप्शन को करने तो दूर की बात है, हमारे यहाँ करप्शन का कोई तो सोच ही नहीं सकता। अच्छा। एक बड़ा मजबूत निज़ाम है हमारे इंटरनल, तो उसमें हमारे सारे लोग इस बात के पाबंद है कि इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ हम जहाद लड़ रहे हैं, तो कैसे हम इस तरह गलत काम कर सकते हैं? जो जमातें इसके लिए मशहूर हैं, जो बड़े फखरिया कहते हैं कि हमने बड़ा सामना किया है इन केसेस का, तो वो केसेस बार बार उन पर किसने बनाया था? आप मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें 90s की, 2000 की, वो कहता था कि सबसे बड़े चोर ये 2 हैं। और आप अभी 2013 की स्टेटमेंट उठा के देख लें, और जरदारी साहब की स्टेटमेंट आप कल हामिद मीर ने अपने शो में चलाया, वो कहता था ये सबसे बड़े चोर हैं। फिर शहबाज शरीफ की वो चलाई जो पेट फाड़ने वाली बात है। इमरान खान की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये अच्छे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये जो है इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज भी वो कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। जो 2002 में जिसने वो बात की थी, 96 में जो बात की थी, आज भी उस बात पे कायम है। हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, एक हमारी पाकिस्तान की है। दोनों एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एंटी इमरान खान है, और इमरान खान सिर्फ प्रो अवाम है। तो जब आपको बाई इलेक्शंस के अंदर हम 19 में 18 जीते हैं, उसके बाद जो आपके 11 इलेक्शन में हम 9 जीते हैं, तो इसका मतलब है कि अवामी राय अक्सरियत, अभी भी सर्वे हुआ 68% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है आपने कहा कि खान साहब जो है अपनी सारी बातों पे कायम है, लेकिन एक बात पे तो मेरे ख्याल से खान साहब का बिल्कुल कायम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वज़ीर दाखिला बनाया शेख रशीद साहब को, उन्होंने कहा था कि मैं शेख रशीद को अपने पास चपरासी भी नहीं रखूंगा। तो नहीं रखा, ये मैं चाहूंगी कि पहले आदिल साहब से उनकी राय जानने को, कि बहुत टाइम आपको मिल गया, फिर मैं आपके पास आऊंगी। उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, और मैं यकीन माने इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। हम बहुत सारे टॉक शोज में बैठते हैं रोजाना, और हर रोज़ यही हो रहा होता है कि इल्ज़ामात की सियासत होती है, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के उठ के चले जाते हैं, और हमें देखने वाले भी वो ये समझते हैं कि यार ये कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू हो कि भाई इन मसाइल का हल क्या है। मेन बातों पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उसका जवाब दूँ। बाकी इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो बातें 96 में वो करते थे आज भी उस पर कायम है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जी फलां चोर है। और ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने कहा था? परवेज़ इलाही को मैंने कहा था, ये हमारी क़यादत। इमरान खान साहब खड़े होकर जलसों में कहते थे। आज इनकी आंखों का तारा है वो चीफ मिनिस्टर है।
जैसे आपने इनको याद दिलाया शेख रशीद, इस तरह बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें गवर्नर और फिर इन्होंने कहा वो अपनी बात पे कहा, मैं कह रहा हूँ जितने यू टर्न्स, देखें जितने यू टर्न्स इमरान खान साहब ने अपनी, लेकिन उन पे बहुत सारी चीजों देखें ना जितने यू टर्न्स इमरान खान साहब ने अपनी बातों में या अपने फैसलों में या अपने अमल से लिए, आज तक पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में कोई ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा जो एक बात करके फिर उससे मुकर गया, फिर उसकी अलग तशरीह करने लगा। ये बातें अपने, फिर इन्होंने तोशा खाना की बात की। देखें तोशा खाना से ताइफ लिया आपने, कानून के मुताबिक आपको लेना चाहिए, ले गया आप, हमें इस पे एतराज़ नहीं। हम ये कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट आपको कोई अगर चीज़ देता है, इस मुल्क की एक इज़्ज़त है। आप कहते हैं कि देखिए स्टैंडर्ड्स भी आप सेट करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, फिर कहते हैं कौमी जो है शख्स हमारा दुनिया के अंदर होना चाहिए और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होनी चाहिए। तो वो वहाँ क्या मैसेज गया कि एक खाना काबा के नक्श वाली तस्वीर वाली घड़ी आपको दी उन्होंने, किंग ने, वो जाके एक लेडीज़ जो है वो बार्गेनिंग करके, इस तरह तो कोई घर का जेवर या वो कोई चीज़ सामान बेचना होता है जाके सुनार के पास, वो उस तरह की मिडिल मैन नहीं बीच में डालता, जाके आपने जिस तरह तहजीक कराई। देखो ना ये हमें इस पे एतराज़ है, हमें इस पे एतराज़ नहीं। बाकी जिन लोगों ने ली चीज़ें, आप मुझे बताएं कोई एक बंदा बताएं जिसने जाके इस तरह मार्केट के अंदर सेल की हो। खान साहब ने तो वो जो इंडियन क्रिकेट क्लब ने एक इनको वो तगमा दिया हुआ था, मैं उस दिन एक शो में देख रहा था, उस बंदे ने ला के वो पाकिस्तान में उसको सिक्के जमा करने का बड़ा शौक है, तो वो तगमा कहीं मार्केट से उसने ख़रीदा, वो जाके उसने उसको चेक करवाया, पता लगा जी कि ये तो खान साहब को मिला हुआ है और ये इंडियन क्रिकेट क्लब ने जो है इनको दिया था, एक उधर मैच खेलने गए थे जब जी। उन्होंने उसको भेजा यहाँ से बरतानिया से उसका फ्रेंजिक हुआ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही है, फिर पीसीबी ने ख़रीदा उनसे ला के। मतलब वो उनके लिए तो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। या तो आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें लोगों के लिए, आपके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि जी रियासत मदीना हो, लीडर्स की ये खूबियाँ होनी चाहिए, जब आप पे बात आए, जब हम कहें जी फैसल वाडा क्या कह रहा है, तो आप कहते हैं हमारा उससे तल्लक ही नहीं है। भाई आपका फेडरल मिनिस्टर था, अब ताल्लुक नहीं है ना सर, पहले तो ना जो सारे अमाल में, कल इसी तरह आपकी और करप्शन सामने आएगी, आप कहेंगे इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। तो बात यह है कि हमने तो अभी भी जिस तरह आपने फैब्रिकेट, उन्होंने कहा हमारे दौर में कोई केसेस नहीं बने, आपने कितने रेफरेंसेस बनाए, वो जो चेयरमैन नैब था उसके साथ मिलके, आपने कितनी सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की लोगों को, आपने साफियों को घरों से उठाया, आपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया, उन पे केसेस बनाए, जाली झूठे केस, उनको जेलों में रखा। ये 3.5 साल में आप करते रहे। आज भी हमारी हुकूमत है, हमने जो कोलिशन हुकूमत है, हमने इसलिए इसको एक्सेप्ट किया कि हमें इस मुल्क की आवाम का दर्द है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, इकॉनमी की क्या पोजीशन थी, आप मुझे बताएं ना, आपने क्या किया इन 3.5 सालों में। मुझे कोई अपना एक कारनामा बता दें जो इस मुल्क की आवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए आपने किया हो। अगर आप अभी इक़्तिदार में होते तो ये महंगाई में समझता हूँ 400 गुना ज़्यादा होती है, और इस वक्त हम जो है डिफ़ॉल्ट भी कर चुके होते, क्योंकि इनके पास टीम थी नहीं। शुरू में आपने खड़े होकर लोगों को, आवाम को एक जो है वो उम्मीद दिलाई, जी मेरे पास मईशत के अरस्तू हैं, असद उमर साहब, उनको आपने 1 साल चलने नहीं दिया। फिर ये कहते हैं करप्शन, वो जो मुशीर दाखिला आपने रखा हुआ था वो तो किक बैक्स लेता रहा, वहाँ जाके एक फर्म हायर की इन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो नवाज शरीफ के असासों की खोज लगा रही थी, उसमें से आधे पैसे उसने अपनी जेब में रखे, वो कहाँ से गए, वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। मलिक रियाज के साथ जो सेटलमेंट आपने किया वो किसने किया, और इस तरह के बहुत केसेस हैं। मैं उसमें नहीं जा, आप इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि जी और दूसरी जमातों पे ये करप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बंदे को, हर सियासी लीडर को ये चाहिए कि वो सबसे पहले इस मुल्क की आवाम का सोचे, इस मुल्क के लोगों का सोचे। ये मुल्क है तो हम सब हैं। आज जो आप बातें कर रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कल आप उनके आंखों का तारा थे, आप उनको डिफेंड करते थे, हमने तो नहीं डिफेंड किया। हम उस वक्त भी आपको कहते थे आप सिलेक्टेड हैं, आप नहीं मानते थे। आज वही बातें आप खुद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अपनी इस्लाह करें, एक सियासी जमहूरी अंदाज के अंदर अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आएँ और अपना बयानिया रखें, आवाम के अंदर उसको लेकर चलें। कभी आप लॉन्ग मार्च करते हैं और कभी आप कहते हैं ब्लैकमेलिंग, धमकियां, जैसे वो नहीं होता किसी के हाथ में वो रिमोट आ जाता है कि मैं अभी दबा दूंगा। कभी आप कह रहे हैं जी मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। भाई आप खिदमत करने के लिए आए, अवामी मसाइल हल करने के लिए। ठीक, आप असम्बलियां तोड़ के कौन सा तीर मार लेंगे, कर दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं आपकी सीटें इससे भी कम हो जाएंगी।
आपको अल्लाह ने मौका दिया है, इन्होंने कहा जी हमारी 4 शबली जगह फराज हुकूमत कहते है, हैं कि आप खिदमत कर लें लोगों शबली की ना। फराज साहब कहते हैं कि अब जो सिस्टम है वो बेनकाब हो चुका है और ये जो दोबारा से अगर इंतखाबात के जो सिलसिला चल रहा है तो ये लोग नहीं चाहते कि इंतखाबात इलेक्शन से भाग रहे हैं, मतलब ऐसा है क्या? कौन इलेक्शन से भाग रहा है? देखें, इलेक्शन इतना पैसा लगता है, उस पर मैकेनिज्म होता है, पूरी मुल्क की एक मशीन। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन कराएं, आप जहां मर्जी कराएं, हम मुकाबला करेंगे इनका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी। अभी तो इन्होंने एहतसाब देखा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये आज एक केस तौहीन अदालत के केस पे इनकी इतनी चीखें निकल गई, अभी ये जेल गए ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि सियासत होती क्या है, सियासी वर्कर्स किस तरह कुर्बानियाँ देते हैं, किस तरह जद्दोजहद करते हैं। आप हमसे पूछें कुर्बानियों की दास्तानें, जो हमने कितने लोग खोए, पूरी लीडरशिप हमारी चली गई सिर्फ अवामी हकूक़ की जद्दोजहद के लिए। आपको दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। मुझे दिखाओ कोई ऐसी पार्टी जो है जिसने कुर्बानी दी हो, उसके वर्कर्स ने कुर्बानी दी हो। आप जाएं गढ़ी खुदा बख्श देखें, आपको नामालूम कब्रिस्तान मिलेगा, उसकी हर कब्र पे लिखा हुआ है मैं भुट्टो हूँ। ये किस सियासी जदोजहद की बात कर रहे हैं? ये क्या एक बेहंगम किस्म का मजमा इनका बयानी है। इनके लोगों को, इनके वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा, तो आम आवाम को क्या समझ आएगा? साहब कहते हैं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये इन्होंने अपना सियासी करियर ख़त्म कर लिया और इक़्तिदार में आके हम इसे इंशाल्लाह दोबारा ठीक ये करेंगे। सियासी कैरियर, इससे पहले भी बहुत लोगों ने कहा ये पार्टियां ख़त्म होगी, से ऐसी बात नहीं होती। आप आओ ना प्रैक्टिकली, हम तैयार हैं ना, लेकिन किसी आपको अवाम ने मैंडेट दिया असम्बलियों में बैठने का, आप जाके रोडों पे, पहले आपने वो जो धरना दिया उस वक्त आप रोडों पे रहे, फिर तनख्वाहें लेने के लिए आप आगे। अभी भी आप ना वो इस्तीफे दे रहे हैं, ना आप तोड़े ना जी असम्बलियां, अभी क्यों नहीं तोड़ रहे? मुझे इस बात का जवाब दें। ठीक है जी, अब इनके पास इख्तियार है, तोड़े गुफ्तगू असम्बलियां। करते क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि असम्बलियाँ तहलील करने की बातें हो रही हैं, इस पे चौधरी साहिबान क्या कहते हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करिए कि असम्बलियाँ तोड़ना उसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। मतलब क्या जो हुकूमत बनी थी वो इतने कम टाइम के लिए बनी थी? क्या असम्बलियाँ तोड़ना इतना आसान है? इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से वाले बात हो रही थी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। मैं सरबरन साहब आपसे जानने की कोशिश करूँगी, असम्बलियाँ तहलील करने की बातें की जा रही हैं, तो क्या इतना आसान है असम्बलियाँ तहलील करना? देखिए, जो मेरे भाई अदील ने बात की कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है 3.5 साल में, तो मुख्तसर सा वो भी कह दूंगा कि देखिए हमने 3.5 साल में हमने सेहत कार्ड दिया। पंजाब चूँकि हमारा आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है जी। और केपी को मिलाकर हर एक गरीब इंसान की जेब में 10 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज अपना कर सकता है, कोई मकान बेचने की ज़रूरत नहीं उसे। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने 12 करोड़ लोगों को 12-12, 15-15 हज़ार रुपये हर 2-3 महीने के बाद उनकी जेब में जा रहे थे जो बेरोज़गार है। हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए, कफालत किए, राशन वगैरह जो भी। हमने तमाम तालीमी इदारे जो केपी और पंजाब में थे, उन दोनों सूबों के अंदर हमने तालीम की निज़ाम को बेहतर किया। लोगों ने सरकारी प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूल में गए। इस तरह के बहुत सारे इक़दाम जो हमारे दौर में हुए वो तारीख में नहीं हुए थे। उसकी सर वजह पंजाब है, का तो तालीमी निज़ाम वैसे भी बेहतर था शुरू से ही। सर कहाँ था? आप वह पंजाब में जो लिटरेसी का जो तनासुब देख लें आप, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। यानी कि आज अगर कोई बेहतरी आपको इस 5 साल में नजर, वो हमारे दौर में ही हुआ ना। शहबाज शरीफ अगर इतने पॉपुलर होते तो इलेक्शन जीतते। बाई इलेक्शन हमने 19 में से 18 जीते। निदा, आप इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये गढ़ था नवाज शरीफ का, पंजाब जो था गढ़ था। कभी इससे कोई ये जो हमेशा आपने देखा होगा शहबाज शरीफ ही इनके सीएम बनते थे जब से आप या हम जब से शोर संभाला। तो आप इससे अंदाजा करें कि उस गढ़ में उस पार्टी को शिकस्त देना जिसके पंजे गड़े हुए थे पिछले 3 डेकेड से 4 से, यानी कि इनकी वो थी, बादशाह थी, वो पीटीआई ने परफॉर्मेंस के जरिए उनको हटा दिया। और हम लोग आए इस वजह से कि हमारी परफॉर्मेंस इन सब से बेहतर थी। इवन आप देखें कराची में हमारे 14 एमएनएज आए और 30-28 के करीब सारी हमारी सूबाई सीटें आई हैं। ये चूँकि कराची की आवाम भी बाशऊर है, समझ रही इस चीज़ को कि देखो ज़रूरत है तब्दीली की, ऐसी क़यादत लाने की जो सारे कौमों को मंजूर हो, तमाम कौमों को एकजा करके फेडरेशन को मजबूत करने वाली कोई जमात या कोई लीडर था तो इमरान खान था।
उर्दू स्पीकिंग जितने भी हमारे कराची के भाई थे, हर जबान बोलने वाले कराची में रहने वाले, सब ने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया। ये अभी हालिया दिनों में देख लें, बल्दियाती इलेक्शन 24 जुलाई को होने थे, इन्होंने पोस्टपोन किया। 28 अगस्त को होने थे, इन्होंने पोस्टपोन किया। 21 अक्टूबर को होने थे, इन्होंने पोस्टपोन किया। इन्होंने क्यों किया? जब भी ये सर्वे करते हैं इनके रिजल्ट जीरो आ रहा है। इन्होंने अपने हर एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट को, काउंसलर्स को 6-6, 8-8 करोड़ रुपए दिए, उसके बावजूद इन्होंने सर्वे कराया तब भी जीरो आया। क्योंकि इमरान खान की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ी हुई है, तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी इतनी बढ़ी हुई है कि इनको खौफ हर जगह से है। ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? देखिए, मैं अपनी जो अहम बात है, जो इमरान खान इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे, उसके नेक्स्ट डे मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने इसलिए प्रोग्राम किया, मैंने क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे, क्यों नहीं करा रहे? कह रहे जाहिर सी बात है वो फ्लड की वजह से जो मामला थे, जैसे वो मतलब वो बोल रही कि हम लोग इलेक्शन से नहीं भाग रहे, वो कहते हैं इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम कॉन्फिडेंट है इलेक्शन करवाए, हमें पता है मेयर भी हमारा आ रहा है, जीत भी हमारी, तो टेंशन क्या है? सारी इंतजामिया यहाँ मौजूद है, सारे काम हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये अजीब मंतक है। ये हर काम करने के लिए इनके पास फोर्स है। 6000 लोग इन्होंने हमारी इस जो हमारा जो जलसा था, एहतजाज था, या जो भी आप कह लें, जो हमारा, वो रोकने के लिए इन्होंने भेजा 6000 पुलिस, और बेचारे के पास खाने के नहीं थे। वो वीडियोस आपने देखी होंगी पुलिस वालों के पास, जो सिंध से हमारे भाई गए थे। तो ये हाल इन्होंने किया। अब भाई इमरान खान से इतना खौफ आप लोगों को है। अच्छा, एक बात आप ऑनेस्टली मुझे बता दें, ये हमारे भाई भी देख रहे होंगे कि 13 जमातें एक बंदे के खिलाफ इकट्ठे हुई, क्या वजह है? क्या नवाज शरीफ भूल गए कि जो जरदारी साहब के बारे में क्या स्टेटमेंट थी उनकी? क्या वो भूल गए जरदारी साहब के नवाज शरीफ को के बारे में क्या स्टेटमेंट? ठीक है सर, ये सारी बातें स्टेटमेंट्स तो दोनों की तरफ से रहते हैं, वो तो दीगर बात है, लेकिन सर हम अभी बात करते हैं असेंबली तहलील करने के लिए। एक बात आप मुझे जवाब दें, सर मेरे अजील भाई, पीडीएम से जब हम सवाल करते हैं, पीडीएम की हुकूमत के नुमाइंदे जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं इतना आसान नहीं है, और लेकिन हम इस चीज़ के बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पता है अगली हुकूमत भी हमारी आनी है, तो टेंशन नहीं है तहलील करने, मतलब अगर असेंबलीज ये चाहते हैं तो चाहता हूँ तहलील कर लें। हम तो चाहते हैं जनरल इलेक्शन में आप जाएं। अच्छा, एक सवाल आपसे है, मैं आपकी तवज्जुह से अपने भाई से भी कर रहा हूँ, ये कौन से निशान से इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ कराची में तो सिंध में इन्होंने तीर पे लड़ लिया, पंजाब में इन्होंने जो है वो शेर पे लड़ लिया, और JUI के निशान पे इन्होंने किताब पे लड़ लिया, और हर जगह पे इसको शिकस्त हो रही है। तो आप मुझे बताएं, ये जनरल इलेक्शन में किस निशान से लड़ेंगे? सारी जमातें मिलके इन्होंने पतंग से भी लड़ लिया कराची में, वहां भी शिकस्त इनको हो गई है। तो ये अभी महमूद मौलवी साहब हमारे जीते हैं, इन्होंने सारी जमातों ने मिलके उस MKM के कैंडिडेट को, मोहिद अनवर को सपोर्ट किया, वो 10,000 वोट नहीं ले सके, और हमारे 30+ रहे वोट। तो आप बताएं कि ये आप इसके बाद कौन सा एक क्राइटेरिया, कौन सा पैमाना रह गया है जिस पे ये हमारी पॉपुलरिटी को, हमारी शोहरत को, हमारी कामयाबी को, हमारी जो कारकर्दगी है उसको ये परखे? यानी कि अवाम तो बिल्कुल फैसला दे चुकी है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि निदा, ये सारी पार्टियां, बशमूल स्टेब्लिशमेंट, ये सब खाइफ है इमरान खान से कि ये इमरान खान की हुकूमत, जब भी हम इलेक्शन कराएंगे इमरान खान की हुकूमत आएगी, उसको रोकने के लिए माहौल को मैनिपुलेट करके, उस माहौल को ख़राब करके इमरान खान के लिए तरह तरह के मतलब एस्टैब्लिशमेंट और ये सारे जितनी भी सियासी जमातें चाह रही हैं कि माहौल को खराब किया जाए। हकीकत तो यही है ना, आप देखें ना, अब वो सारी जमातें जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी, वो एक प्लेटफार्म पे आ गई हैं। ये कोई इनकलाब नहीं है क्या? सर एस्टैब्लिशमेंट का आपने इसमें जो आपने जिक्र किया, एस्टैब्लिशमेंट का क्या इसमें किरदार है? तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है। कल आपने इंटरव्यूज नहीं सुने इनके, जरदारी साहब के, कि भाई ये बिल्कुल मैंने सुना सर वो इंटरव्यू, बिल्कुल सुना होगा, आप वो खुल के बता रहे हैं। जब हमारी हुकूमत थी, बाजवा साहब को कितनी गालियां ये देते थे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब और इनकी सारी पार्टी के लोग, और ये खुद कहते थे कि हम 3 साल आपकी जो है वो आपका दौर है, हम हमेशा के लिए, जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, आपको हम बिल्ले को दूध की रखवाली नहीं करने देंगे, हम आपको ये नहीं करेंगे। ये सारी स्टेटमेंट तो इनकी है। ठीक है जी। और इन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजाएंगे आपके, फिर जाके ये बरतानिया में बैठ गया था जरदारी साहब, जब तक के हालात सही नहीं हुए। ठीक है जी, ईंट से ईंट बजाएंगे, बहुत सारे बयानात, गुफ्तगू की आपने पूरी सुनी, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की, ये हौसला भी रखें कि सुने मुझे वन बाय वन मैं इनको फैक्ट्स बताता हूँ। इन्होंने जो सबसे पहले ये एस्टेब्लिशमेंट वाली बात पे आ जाते हैं, इन्होंने अभी बात की, देखिए एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है इससे पहले, इससे कोई इनकार कर सकता है? खुद उन्होंने खड़े होकर, आर्मी चीफ जाने वाले ने ये बात की था ना, लेकिन उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा अब हमने ये फैसला कर लिया है, उसके बाद इनको ये बातें जेब नहीं देती कि ये आके इस तरह के टीवी शो के अंदर
मतलब एक अदारे को उसके खिलाफ इस तरह की अर्जा सराई करें, एक बात। दूसरी बात ये इन्होंने बात की कि जी ये मुझे मेरा सवाल है इनसे कि ये किस निशान पे, भाई हम तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, और मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। हमने आपके चेयरमैन को कराची से हराया है, हकीम बलोच साहब एक आम वर्कर है हमारे। आपके वाइस चेयरमैन को हमने मुल्तान से हराया है, जहाँ अली मूसा गिलानी जीता है। आप और किस इलेक्शन, आप जिस मैदान में आ जाए, आपने पहले 4 हुकूमतों की बात की, इंशाल्लाह आपकी अब कश्मीर में ये जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, आप वफाक से हार गए, वहाँ से सर कहते हैं महमूद मौलवी वहाँ वाली से सीट भी क्यों आपकी नहीं आप लोगों ने निकाला है? वो भी तो हुकूमत पीटीआई जीती है ना। गिलगित बल्तिस्तान में भी आप नहीं रहेंगे, ये 2 असेंबलियां आप तोड़ दें, उसके अच्छा बाद सर, ये जो मलिन की जो सीट का अब्दुल हकीम बलोच साहब की जो सीट की जिक्र किया जाता है, उसमें ये कहते हैं ये तो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, पीपल्स पार्टी तो वहाँ से एनी हाउ उसने सीट निकालनी इस पे भी मैं एक बात मैं जरा इसकी तस्दीक कर लूं। पहले सवाल अदील साहब, पहले इस पे मैं बात कर लेता हूं। इन्होंने पहले मोहिद अनवर की बात की। जी जी, आपको, मैं और आप भी अमिया कराची में रहते हैं, मोहिद अनवर, नैयर रजा, इन लोगों के ये थे एमकेएम निशान से जीती, वहां से निकाल रही थी। है नहीं है, एमकेएम से मुराद ये है कि उर्दू स्पीकिंग वोट है नहीं। बिल्कुल है। इनको जो कराची से सीटें मिली, इनका एक वर्कर भी ऐसे ऐसे हलकों से जहाँ इनका वर्कर ही नहीं था, इनको टप्पे लगा के उन्होंने जो है, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख वोट ले लिया। पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। हम दूसरों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमने कहा कि अवाम अगर मैंडेट दे रही है उनको, हमने इसलिए उनके साथ उनका हक बनता था, उनकी चोरी हुई सीट थी, हमने इसलिए कहा ठीक आप अपना कैंडिडेट खड़ा करें। वोट बैंक होता है इलाकों में, हर इलाकों में होता है। इस तरह तो इन पर भी बड़े इल्जामात लग रहे हैं कि केपी हुकूमत ने जो बलोर साहब की वो उनकी सीट थी उसमें उन्होंने किया सारा। अगर इनके पास कोई इस तरह की एविडेंस है तो जाके अदालत का दरवाजा खटखटाए। बाकी है कि अगर जो जहां से जीतता है, हम इन्होंने कहा ना किस निशान पे, भाई हमने आपको हराया अभी रिसेंट इलेक्शन, कराची से भी, मुल्तान से भी। इसके बाद भी आप मैदान लगने दें, जिस आप लेवल पे जाएंगे। मैं इसकी जरा थोड़ी तस्दीक कर लूं। हकीम बलोच साहब नून लीग से जीते पिछले साल 18 से पहले। 18 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट से वो लड़े, हमसे हारे कैप्टन जमील साहब से। अब वो धांधली करके जीते हैं, सारी वीडियोस रिकॉर्ड पर हैं। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी डाली है। अच्छा, सारी चीजें रंगे हाथों पकड़ गई। निदा ये जीत नहीं सकते थे बगैर इसके। तो फिर सर इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते थे? हकीम मोहम्मद बलोच अगर इनका कैंडिडेट ना होता वहां से तो ये 5,000 वोट नहीं ले सकते थे। अच्छा, फिर ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए गए कि ये तो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, यहाँ से सीट निकालनी थी? नहीं, हकीम मोहम्मद बलोच ये जीता है, ये नून लीग से भी वो जीता है, नीन लोग के टिकट से भी जीता है। 2013 में वो नून लीग से जीता है। 2018 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट से हमसे हारा है। 2000 बाई इलेक्शन में इनकी पूरी मशीनरी, सारी पीपल्स पार्टी की पुलिस फोर्स, सारी इनके जितने भी आरोज थे, जो भी थे, इन्होंने वहां लगा के ठप्पे लगाते हुए हमारे कारकुनों ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस को पकड़ा है, एंटी करप्शन वाले आए थे उनको पकड़ा है, एफआई वाले हैं उनको पकड़ा है। अभी आप सारी रिकॉर्ड पर है, जितने भी बोलो मैं आप दोनों को दे देता हूँ। रिकॉर्ड पर है, हमने हाई कोर्ट में विद एविडेंस हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। सर धांधली की तो बातें फिर जो है महमूद मौलवी के टाइम पे भी की गई थी, और एक नहीं, एक कंप्लेन नहीं है, एक शिकायत नहीं है, निदा एक शिकायत, एक कंप्लेन नहीं है। हमारे पास तो सैकड़ों शिकायत है। हमारे कराची के सदर के को मारा गया, उसका सर फाड़ा गया पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि भाई आप वो धांधली पकड़ने गया तो उसको पकड़ के सारे पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे या पुलिस थी, सब मिला के उस बेचारे को मारा ताकि वो जो धांधली हो रही थी वो न रुके। इसलिए तो ये जीते हैं। और जीते कितने वोटों से होंगे? हमारी जीत का तनासुब देखो, कोरंगी की सीट हमने 30 से 32,000 से ज्यादा वोट लिए और एमकेएम का जो इनका उम्मीदवार था 4-6 हजार वोट लिए। आप मुझे बताएं आप क्या मुकाबला कर रहे हैं? आप कराची देखो, सिंध जो है कराची सिंध का हिस्सा है, उसके बावजूद कराची से कहीं से नहीं जीत रहे। ये तो मुजाफाती इनका एरियाज है। आपने मलिक जीती, वो हकीम मोहम्मद बलोच बल्दिया में आपके सिटिंग सबसे पावरफुल एमएनए को आपके फैसल वावडा साहब वहां से फारिग हो गए। वहां भी आपने जो धांधली की है वो सारी दुनिया के सामने, सारी दुनिया नहीं, ठीक है वो सर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, साहब ने जितने भी टीचर्स से बुला के उनको कहा कि मैं आपको ड्यूटियां लगा रहा हूँ,
आपने मुझे हर पोलिंग स्टेशन से, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, हमने वहां भी पिटीशन डाली, वो आप उसको फेस करें वहां पर। ठीक है जी सर, टाइम बहुत शॉर्ट, हमारे पास असेंबली तहलील करने की जो बातें की जा रही थी, कब करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या प्लान आप लोगों ने आगे पूरा अपनी पार्टी को दिए हैं? जो है वो मैंडेट खान साहब के पास तमाम दोनों सूबों के स्टेटमेंट कल आ गए हैं। खान साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तहलील करेंगे, ये लोग अपने हाथ पांव मार रहे हैं, जो भी मुनासिब वक्त होगा खान साहब किसी भी वक्त ये सरप्राइज देंगे। चारों सूबों में हमारी इस वक्त हुकूमत है और कौमी असम्बली में हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो हम ये चीज़ को भी मद्देनजर रख रहे हैं कि जो हमने दिए हुए इस्तीफे थे उनमें से इन्होंने गिना चुने हमारे 8 इस्तीफे इन्होंने मंजूर कर लिए, उनमें भी 7 में इनको शिकस्त हुई है। तो ये अब ये वाला मामला भी कर सकते हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़े और ये कोई जाके स्टे ले लें, कोई आईनी या कानूनी रास्ता ले लें। तो सारे पस मंज़र को, सारी चीज़ों को देख के खान साहब चीज़ को समझ रहे हैं, वो एक बेहतर फैसला करेंगे असम्बलियाँ किस वक्त तोड़नी है। हो सकता है हम असम्बलियों से बाहर आ जाएँ, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हमारे पास हैं। तो जो भी खान साहब अपनी हमारी पार्लिमानी पार्टी उसके साथ बैठ के मशावरत से जो तय करेंगे, वो एक आध दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर आपको क्या लगता है? ऑप्शन की जब बात करते हैं तो फिर तो स्टे की बातें की जा रही है, असम्बलियाँ ये तोड़ेंगे नहीं, ये तोड़ सकते ही नहीं। असम्बलियाँ इनको पता है कि हम गैर मकबूल हो गए। इस तरह पहले ये कह रहे थे कि हम बहुत बड़ी आवाम का एक जमे गफीर लेके जब आवाम पहुंचेगी रावलपिंडी तो ये खुद भाग जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा, आपने देख लिया। इसी तरह ये जब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वो अल्लाह बिस्मिल्लाह, हम तो बैठे हुए हैं ना, हम तो कह रहे हैं हम इनका हर तरह से मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अजीज एट द एंड जीत उसी की होगी जो अवामी हकूक की जंग लड़ता है, जो इस मुल्क के गरीब, मजदूर, किसान, नारी, जिसके पास इस मुल्क के लिए एक सोच है। ये असम्बलियों में अगर आपको अवाम इलेक्ट करके भेजती है, वो ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं भेजती है, इसलिए नहीं। मेरे भाई आदिल का हौसला देखे, ये बात बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि 13 जमातें मिलके हमारा मुकाबला कर रही हैं। एक तो कोई जमात है हमारे सामने, हमने अकेले आपका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अभी भी 13 जमातें थी हकीम मोहम्मद बलोच के साथ, 13 आप कह रहे हैं हम ऑप्शन से, ये आप तोड़ क्यों नहीं? साहब तो अकेले अपने सैंपल पे लड़े ना, मतलब 13 जमातें तो वो 13 जमातें इनकी सपोर्ट की है, 13 जमातों ने। लेकिन हकीम बलोच साहब जो वो अपने निशान पे खड़े होकर उन्होंने सिंध में जो 2 इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें कोरंगी में एक मलीर में था जी, दोनों में इन 13 जमातों की सपोर्ट थी। अच्छा, उसके बावजूद ये हमसे क्या मार्जिन से जीते हैं, वो भी धांधली करके, पूरी एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी पूरी मशीनरी को मिला के। आप कहना बिस्मिल्लाह करें जी, खान साहब को हम सब तोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी वक्त टूट सकते हैं। ठीक है जी, सरप्राइज आने वाले, आप लोग भी तैयार रहें। सरप्राइज और हमें तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं हम, और आप तैयारी पकड़ लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल फारूकी साहब आपका, मैं शबनम साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।